आज तारीख 3 तारीख है फरवरी माह का, और हम आज पढ़ेंगे इस अंक में फ्यूचर टेंस। हमने पिछले अंकों में प्रेजेंट टेंस और पास्ट टेंस को समझा। हम देखते हैं प्रेजेंट टेंस को मैं 5 भागों में बांटा हूँ और पास्ट टेंस को भी मैं 5 भागों में बांटा हूँ। ठीक इसी प्रकार से फ्यूचर टेंस को मैं 5 भागों में बांटकर आपको दिखाऊंगा। हम देखेंगे यहाँ पर कि यह 5 भाग क्यों है, इसकी चर्चा पहले हो चुकी है और इसमें समय बर्बाद न करके मैं फ्यूचर का सिंपल आपको दिखाने जा रहा हूँ। तो फ्यूचर के सिंपल के जो वाक्य हैं, इसको हिंदी के वाक्य को समझेंगे कि हिंदी के वाक्य के अंत में गा, गे, गी होंगे और इसमें केवल सहायक क्रिया होगा। अब प्रश्न है कि सहायक क्रिया की बात हम लोग हमेशा अंग्रेजी के वाक्यों में करते हैं। जैसे सेल विल है, इज आर एम है, वाज वेर है, हैज हैव है, इस तरह से बोलते हैं। किंतु हिंदी के वाक्यों में ये सहायक क्रिया क्या है, तो हिंदी के वाक्यों में सहायक क्रिया देखेंगे कि वाक्य के अंत में जो ये गा है, गे ही, गा, गे, गी, यही हिंदी के वाक्यों का सहायक क्रिया फ्यूचर टेंस के लिए है। इसलिए आप लोग अगर कंफ्यूज हैं, हिंदी के वाक्यों को समझने में कंफ्यूज हैं कि वह सिंपल है या फिर इंडेफिनिट है या फिर और किसी भाग में पड़ेगा, तो आप कमेंट कीजिए, प्रश्न कीजिए, 1,00,000 प्रश्न कीजिए, मैं हमेशा उत्तर इसका दूंगा। प्रश्न कीजिए। तो अब इसके वाक्यों को अगर अंग्रेजी में अगर लिखना हो तो फिर किस प्रकार से लिखेंगे, इसका एक फॉर्मेट है। अगर यह वाक्य अफर्मेटिव है तब सब्जेक्ट लिखेंगे, पहले एस फॉर सब्जेक्ट है। इसके बाद सेल या विल में चॉइस करेंगे कि सेल लिखूं या विल लिखूं। सेल या विल लिखने के लिए हम लोग देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट आई और वी के साथ सेल लगता है और आई वी के बाद के किसी भी सब्जेक्ट के साथ में आपको विल लिखता है। तो हम देख रहे हैं कि सेल विल के बाद बी लगाएंगे, बी लगाएंगे, फिर एक कंप्लीमेंट होगा। अच्छा, अब प्रश्न है कि कंप्लीमेंट क्या है। तो कंप्लीमेंट जब वर्ब, डूइंग वर्ब होगा अर्थात मेन वर्ब होगा, उसके साथ में जो नाउन और प्रोनाउन उसके बाद में एकदम खास बाद में, एकदम तुरंत बाद में होगा, उसे हम ऑब्जेक्ट के रूप में बोलेंगे। अगर यह नेगेटिव के वाक्य होगा तो सेल विल के बाद नॉट को लगाएंगे, इसीलिए मैंने लिखा हूं NEG फॉर नेगेटिव, नॉट आफ्टर सेल विल। सेल विल के बाद नॉट को लगाएंगे। इंट्रोगेटिव के अगर वाक्य होंगे तो सेल विल बिफोर सब्जेक्ट, सेल विल को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। अब यहाँ हम देखते हैं कि इनके वाक्य कैसे हैं। तो हमारा एक फ्यूचर सिंपल के टाइटल से है सोहन डॉक्टर होगा। तो हमने देखा कि सोहन डॉक्टर होगा, यह हिंदी का वाक्य है। अब इसे हम पहचान कर देखते हैं कि यह वास्तव में सिंपल है। क्यों सिंपल है? हम इसे सिंपल नहीं कहना चाहेंगे। क्या प्रश्न है? प्रश्न कीजिए और उत्तर उसका मैं समुचित उत्तर दूंगा आपको। तो इसे सिंपल क्यों कहेंगे, इसके लिए है कि यहाँ हम देखेंगे केवल सहायक क्रिया है। ये जो होगा है यह सहायक क्रिया है और वाक्य के अंत में गा, गे, गी है। देखिए गा है अंत में, यही बताता है कि यह सिंपल है। अब हम देख रहे हैं कि सोहन डॉक्टर होगा। इसे अब अंग्रेजी में अगर करते हैं तो पहला हुआ अफर्मेटिव में, यह अफर्मेटिव का वाक्य है। पहले देखिए एस लिखा, एस माने सब्जेक्ट यहाँ सोहन है, इसलिए सोहन हुआ। सोहन के बाद सेल और विल 2 है, इसमें हमें क्या करना है, चॉइस करना है। तो यह चॉइस कैसे करेंगे, तो आई और वी अगर सब्जेक्ट होता तो उसके साथ हम सेल लिखते, तो सेल नहीं होगा तो क्या होगा, विल होगा। तब सोहन हो गया, फिर विल हो गया। अब हम बी लिख लेंगे यहाँ पर में, और डॉक्टर को ए डॉक्टर लिखूंगा। अब यहाँ आपका प्रश्न होना चाहिए कि हम डॉक्टर तो लिखेंगे, ए क्यों लिखेंगे। तो इसका उत्तर है कि आर्टिकल
ए एन और द होता है, यह इंग्लिश का एक कस्टमरी है। कस्टमरी माने जैसे मैनर है कि आप किसी से बात अगर करेंगे, किसी से अगर पहली बार भेंट करते हैं क्या बोलेंगे, घर में आने के लिए क्या बोलेंगे, आप बाहर जाने के लिए क्या बोलेंगे, ठीक इसी प्रकार से यह कस्टमरी है। आपका एक हिंदी में है या नहीं है फिर भी लगता है, इसलिए कस्टमरी ढंग से या मैनर के ढंग से यह ए लगता है, तो डॉक्टर के पहले ए लगा। यहाँ हम फुल स्टॉप करेंगे, यह खड़ी पाई है यहाँ पर में माने पूर्ण विराम है, इसको हम फुल स्टॉप से लिखेंगे। अगर हम देखते हैं कि अब यही वाक्य को सोहन डॉक्टर है, इसी को अगर हम नेगेटिव करते हैं तो सोहन डॉक्टर नहीं है होगा। तो सोहन डॉक्टर नहीं है, हमने देखा कि नेगेटिव अगर बनाते हैं तो सेल विल के बाद नॉट लिखते हैं। ये पूरा का पूरा वाक्य हूबहू एक ही है। आप देखिए सोहन है सोहन, विल है, बी है, ए डॉक्टर है, कोई भी परिवर्तन नहीं है। सिर्फ परिवर्तन कहाँ है, सेल विल के बाद नॉट लगाना था, इसलिए विल के बाद यहाँ नॉट लगाए। यह बिल्कुल वाक्य सोहन डॉक्टर नहीं है बन गया है। अब अगर एक प्रश्न है क्या सोहन डॉक्टर होगा, तो क्या सोहन डॉक्टर होगा, इसके लिए हमने इंट्रोगेटिव के लिए सूत्र है कि सेल या विल को सब्जेक्ट के पहले लिखेंगे। आपका सब्जेक्ट यहाँ सोहन है, आप पहले वाक्य में जाइए और यहाँ सोहन के पहले विल को लगा दीजिए, तो विल सोहन बी अ डॉक्टर, ये बिल्कुल हमारा अनुवाद हो चुका है। तो विल सोहन बी अ डॉक्टर, ये अनुवाद बिल्कुल सटीक है और हम लोग इसे ही बनाएंगे। अब आप देख रहे हैं फ्यूचर का सिंपल को हमने एक वाक्य को अफर्मेटिव में देखा, नेगेटिव में देखा और इसे हम इंट्रोगेटिव में देखा। अब हम देखते हैं फ्यूचर सिंपल का एक दूसरा वाक्य, और वहां है वह क्रोधित होगा। अब यहाँ प्रश्न है कि वह क्रोधित होगा, फिर प्रश्न मैं करता हूं, आप लोग उत्तर दीजिए या फिर मुझसे प्रश्न कीजिए। वह क्रोधित होगा को हम लोग सिंपल क्यों बोलेंगे, तो सिंपल बोलने के लिए पहला कारण है कि आपके वाक्य में गागेगी है, यही कारण है कि इसको सिंपल बोलेंगे। क्यों बोलेंगे सिंपल, क्यों बोलेंगे, क्योंकि वाक्य में गागेगी है, और गागेगी सिर्फ फ्यूचर टेंस में ही लगेगा, माने भविष्य काल में ही लगेगा। अच्छा ठीक है, तो फिर हम इसी तरह से जाएंगे, अफर्मेटिव का यह वाक्य है, फिर इसी तरह से इसे बनाएंगे। तो हमने लिखा पहले सब्जेक्ट, वह यहाँ सब्जेक्ट है, ही लिखा, ही के बाद में विल होगा, क्योंकि यहाँ मैं बताया आपको कि आई और वी के साथ ही सेल लगता है। आई वी के बाद अगर कोई भी सब्जेक्ट अगर है आपको, वह कोई भी नाम हो, आपका कोई भी नाउन हो, आई वी के साथ ही सेल लगेगा, अन्यत्र हमेशा विल लगेगा। तो ही के साथ आप विल लगाते हैं, फिर बी को लिखते हैं। अब यह आपका ये जो क्रोधित वर्ड जो बचा हुआ है, इसे हम एंग्री लिखते हैं। ये एंग्री, क्रोधित मतलब एंग्री। प्रश्न है कि एंग्री क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच में 8 प्रकार के शब्द हैं और एंग्री वर्ड क्या है। एंग्री वर्ड आपका एडजेक्टिव है, मतलब विशेषण है। यह विशेषण एंग्री यहाँ आया है कॉम्प्लीमेंट के रूप में। अगर इसी वाक्य को अगर नकारात्मक वाक्य बनाते हैं या नेगेटिव बनाते हैं तो वह क्रोधित नहीं होगा। तो वह क्रोधित नहीं होगा। एकदम साधारण बात करना क्या है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट लगाना है। देखिए नॉट आफ्टर सेल विल, तो आपका हूबहू उतारना है वाक्य को और विल के बाद नॉट लगा देना है। तो ही विल नॉट, फिर बी और एंग्री लिखते हैं, इस प्रकार से बनाते हैं। अगर वाक्य आपका क्या है, वाक्य आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो क्या वह क्रोधित होगा को हमने लिखा। तो हम फिर करते हैं, यहाँ इंट्रोगेटिव होने के लिए सेल और विल को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। तो हम लोग सब्जेक्ट के पहले रखे विल ही बी एंग्री, विल ही बी एंग्री। इस पहले वाक्य में विल को अगर आगे कर देते हैं तो जो स्ट्रक्चर बनता है, इसी प्रकार से हमने इसको बनाया है। इस प्रकार हमने देखा कि फ्यूचर का सिंपल क्यों और कैसे बनेगा। अगले में हम चलते हैं, यहाँ मैं लिखा हूं फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट, अब वाक्य के फ्यूचर इंडेफिनिट के वाक्यों को समझने के लिए, पहचानने के लिए क्या तरीका है, इसे मैं टेंस के आइडिया में समझाया हूं।
टेंस आइडिया में आगे की वीडियो को देख सकते हैं, नहीं तो प्रश्न कीजिए। बिना प्रश्न किए अगर आप एक चीज को पढ़ते हैं और आप पढ़ करके अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न नहीं आया है, कहने का मतलब कहीं ना कहीं आप किसी न किसी वस्तु से आपको समझ में या नहीं आई है या फिर आई है तो कुछ आधा अधूरा है। प्रश्न कीजिए तभी यह पूरा होगा। तो लिखा यहां पर में वाक्य के अंत में गागेगी, वाक्य के अंत में गागेगी है। यहां पर में मैंने देखा वाक्य के अंत में गागेगी है, गा है और लड़कियों के लिए गी लगेगा। तो अब यहां हमने देखा कि इसके वाक्य के अंत में गागेगी रहने से फ्यूचर होगा, किंतु यहाँ सहायक क्रिया होगा और मुख्य क्रिया होगा। सहायक क्रिया और मुख्य क्रिया दोनों होगा। ये गागेगी जितना है ये गा है, पढ़ूंगा, तो गा सहायक क्रिया है, किंतु पढ़ना के साथ में गागेगी लग करके पढ़ूंगा हुआ, तो यह पढ़ना एक मुख्य क्रिया है। तो यहाँ पर में इंडेफिनिट में सहायक क्रिया भी होगा और मुख्य क्रिया भी होगा। आप देख रहे हैं मैं एक किताब पढ़ूंगा। इसको हम लोग जब अफर्मेटिव बना रहे हैं तो हम पहले सब्जेक्ट लिख रहे हैं, फिर सेल विल को लिखते हैं, इसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टेंस, वर्ब के सेकंड फॉर्म को हम लोग कहते हैं पास्ट टेंस, वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो यह वर्ब का प्रेजेंट फॉर्म है, इसे लिखते हैं। आई लिखा, फिर देखिए सेल विल में हमने चॉइस की, आई के साथ सेल लगता है, आई और वी के साथ सेल लगता है, इसलिए आई सेल हुआ। फिर हमने रीड लिखा, रीड पढ़ना का रीड होगा, फिर ए बुक लिखा। फिर प्रश्न कीजिए बुक के पहले ए क्यों है? आपका हिंदी का वाक्य में एक है इसलिए आप बोल सकते हैं, अगर नहीं भी रहता तो भी आपको लिखना चाहिए, क्योंकि आर्टिकल और प्रीपोजिशन अर्थ के अनुसार से और मैनर के अनुसार से हमेशा ही लिखना ही चाहिए, यह कस्टमरी है इंग्लिश के लिए। मैं एक किताब नहीं पढ़ूंगा, तो यहां पर मैं नेगेटिव के सेंटेंस में बोला गया कि नॉट आप सेल विल के बाद लगाइए, तो यह नेगेटिव हो जाता है। तो आपका सेल विल कहाँ है? आई सेल नॉट रीड अ बुक। इसे हम देखते हैं कि सेल के बाद में पहले वाक्य में आई सेल रीड ए बुक, तो यहां पर मैं सेल के बाद में आप नॉट लगाते हैं, यह बिल्कुल नेगेटिव हो गया है। अब क्या मैं एक किताब पढ़ूंगा, यहाँ पर में आप देख रहे हैं कि यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह प्रश्न के वाक्यों को बनाने के लिए सेल विल को सब्जेक्ट के पहले रखते हैं। तो सब्जेक्ट आपका आई है, आई के साथ सेल लगता है, तो पहले वाक्य को ही यहाँ नेगेटिव बनाया गया है, इंट्रोगेटिव बनाया गया है, इसलिए इस सेल को आप वाक्य के पहले रख दीजिए। तो यहाँ ऐसे आएगा, आई सेल यहाँ पहले आ जाएगा, तो सेल आई रीड अ बुक, इस प्रकार से सेल आई रीड अ बुक हुआ और यहाँ क्वेश्चन मार्क है। अब आप देख रहे हैं फ्यूचर के इंडेफिनिट के एक दूसरे वाक्य को, वह घर जाएगा, तो वह घर जाएगा, यहाँ पर में फिर वही हम लोग इस प्रकार से अफर्मेटिव के वाक्यों को बनाएंगे। तो पहले सब्जेक्ट लिखा, फिर सेल विल लिखेंगे, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को देंगे, फिर ऑब्जेक्ट अगर होगा तो देंगे और नहीं होगा तो नहीं देंगे। तो वह घर जाएगा, तो ही हो गया सब्जेक्ट है। उसके बाद में ही के साथ विल लगना है, तो ही विल हो गया। जाना के लिए गो हो गया, ही विल गो। फिर ये घर है, घर के लिए आपका होम होगा। प्रश्न है कि टू क्यों लगेगा? इसका खास उत्तर है कि टू एक प्रीपोजिशन है, यह कस्टमरी है गो के साथ कस्टमरी है कि गो के साथ टू लगेगा, इसलिए लगेगा। तो ही विल गो टू होम। अच्छा, अगर वह घर नहीं जाएगा अगर है तो यह नेगेटिव वाक्य है। नेगेटिव वाक्यों के लिए हमने देखा कि नॉट के बाद में नॉट जो है सेल विल के बाद लगता है, इसलिए हम लोग विल के बाद नॉट लगाया। तो ही विल नॉट गो टू होम, ठीक है। क्या वह घर जाएगा? तो ऐसे वाक्य में यह इंट्रोगेटिव है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसलिए पहले वाक्य में जो विल लगा है आपका हेल्पिंग वर्ब को विल के ही के आगे कर देंगे और बिल्कुल यह वाक्य जो है इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तो विल ही, पहले हुई वाक्य को देखिए, तो विल को आगे किया, फिर विल हो गया, फिर ही गो टू होम, इस प्रकार से यह इंट्रोगेटिव का वाक्य बन गया है।
इस प्रकार से हमने देखा कि फ्यूचर टेंस के दो पार्ट को हमने देखा, फ्यूचर का सिंपल और फ्यूचर का इंडेफिनिट। अब ऐसे इन वाक्यों को समझने में आपको कुछ परेशानी हुई है तो आप कमेंट कीजिए और प्रश्न कीजिए, और जितना सारा प्रश्न आप कर सकते हैं इतने सारा प्रश्न कीजिए। और आज के इस वीडियो में हम इसी दो को पढ़ेंगे। अगले अंक में हम आगे के कार्यक्रम को रखेंगे। धन्यवाद।